इसमें बेटा जो नेक्स्ट आपका आर्टिकल है दैट इज़ क्यूरीज लॉ। नाउ ये बेसिकली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन ये आगे हम इस लॉ का यूज़ करेंगे, तो इसको समझना ज़रूरी है। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बेटा दैट इज़ एक्साई एम हमने किया था ऑफ ए मटेरियल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। मीन्स यहाँ पर ये बोल रहा है तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है क्या? इट हैज़ बिन एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर्ड बाय क्यूरी, इसलिए बेटा इसको क्यूरीज लॉ बोलते हैं क्योंकि ये क्यूरी ने सबसे पहले इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था दैट द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन दैट इज़ एम, तो हम ठीक है जिसको हम मैग्नेटाइजेशन वेक्टर भी बोल रहे थे ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल इज़, मतलब आपका है कि जो मटेरियल है वो कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है, ये आप हम मेजर करते हैं विद द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये दो चीज़ों पे बेटा डिपेंड करता है। वन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, जो अप्लाइड जो बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हम मटेरियल को रखते हैं तो वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है क्या, मैग्नेटाइजेशन। सेकंड, दूसरा इसमें ऑप्शन है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी ऑफ, इट इज़ नॉट टेम्परेचर, ध्यान रखना, इट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं दैट इज़ एम इज़ प्रोपोर्शनल टू बी डायरेक्ट और टी इज़ इन्वर्सली, तो इसको बी ओवर टी। ना आपको पता है बी इज़, अभी पीछे भी जो आर्टिकल बेटा किया उसमें हमने किया था द बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच एंड इट मीन्स यहाँ हम बेटा रिप्लेस कर रहे हैं एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच ओवर टी और एम ओवर एच, ये बेटा इसको नीचे ले आया, इज़ प्रोपोर्शनल टू वन ओवर टी। अगेन सिंपल मैथमेटिक्स। नाउ सिंस वी नो दैट एम ओवर एच इज़ इक्वल टू एक्साई एम, और इसका अब यहाँ से बेटा इसको हम रिप्लेस करेंगे एक्साई एम से। नाउ दिस इज़ द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इट इज़ कैपिटल टी से लिखते हैं दिस, इसको लॉ, इस लॉ को बोलते हैं क्यूरीज लॉ। दिस लॉ टेल्स, ये क्या, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट दिस लॉ टेल्स अस दैट द मैग्नेटिक मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड इजीली इफ़ इट्स टेम्परेचर इज़ लो। बेटा अगर उसका टेम्परेचर लो होगा तो वो मैग्नेटिक मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज्ड हो सकता है, ठीक है। नाउ दिस इट इज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है बेटा। नाउ क्यूरी टेम्परेचर, ये अब क्यूरी टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर एट विच ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि दस द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा किस में, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, अगर इफ़ इट्स टेम्परेचर बिकम्स मोर देन द क्यूरी टेम्परेचर। बेटा वो एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद जो टेम्परेचर होगा उसमें वो जो आपका मटेरियल है अगर वो फेरोमैग्नेटिक है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पैरामैग्नेटिक में। तो ये तीनों हमने मटेरियल की प्रॉपर्टी और तीनों मैंने आपको बताया था, और इसमें क्या क्या, इसमें क्यों इनको हम फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बोलते हैं। अब बेटा इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हम ये थ्योरी बताएंगे बेटा कि ये थ्योरेटिकली जो आपका जो जो सब्सटेंसेस हैं वो तीन कैटेगरीज में है, ठीक है, दैट इज़ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। अब यहाँ पर बेटा इन तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन किया है। अब उसके पीछे बेसिकली फिज़िक्स क्या है वो समझेंगे बेटा यहाँ पर। नाउ फर्स्ट इज़ डायमैग्नेटिज्म, मीन्स डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में वो मैग्नेटिज्म कैसे होता है, डायमैग्नेटिक, ध्यान रखना। फिर नाउ कहता है डायमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल दो सब्सटेंसेस, सभी में, इन विच एन एटम हैज़ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट्स न्यूक्लियस। बट सारे सब्सटेंसेस जिनमें जो आपका इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो इवन नंबर है, जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है। नाउ फॉर सिंप्लिसिटी, अब यहाँ पर इसने बेटा इसको एक्सप्लेन किया है। कंसिडर कदम, मान लो एन एटम हैविंग टू इलेक्ट्रॉन्स, बेटा इससे हम समझेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, किसको, डायमैग्नेटिज्म को समझेंगे बेटा इससे। नाउ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, ये बेटा ये वाला फिगर ए,
ये वाली फिगर, दिस ए और बी फिगर ये, ठीक है, यहाँ दोनों नज़र आ रही है आपको। तो कहता है फॉर सिंप्लिसिटी, कहता कंसिडर टू इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, दीज टू इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस विद सेम स्पीड इन लाइक ऑर्बिट्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। लाइक ऑर्बिट मीन्स बेटा उनका रेडियस सेम होता है, वेलोसिटी सेम होती है, और क्या इसमें कहता है कि बट इन दे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो फिर उसका क्या होगा बेटा, मोशन मीन्स उसकी वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। द ऑर्बिटल उससे होता है क्या बेटा, द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, एक इलेक्ट्रॉन का ऊपर को है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का नीचे को होता है, इस कारण से मोशन के ऑपोजिट होने के कारण ना उससे क्या होता है, जो आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो एटम की टोटल एटम की, दैट इज़ ज़ीरो। बेटा ये आपको एग्जांपल दिया है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स का। अब इसको आप मल्टीप्लाई किसी में भी 2, 4, 6, 7 जितना मर्जी। इन अदर वर्ड्स डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैज़ ज़ीरो मैग्नेटिक मोमेंट। कब, जब उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में आपने इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैज़ ज़ीरो मैग्नेटिक मोमेंट। अब इसमें कहता है नाउ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। बेटा ये अब अगर एब्सेंस में एक इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू है ई वी, ये 1 फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, EV1 R मीन्स रेडियस, E मीन्स चार्ज ऑफ या इसको इलेक्ट्रॉन। नाउ V1 इज़ अ वेलोसिटी ऑफ 1 इसलिए ओवर 2, और दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट है बेटा EV2 ओवर R। देयर फॉर द नेट मैग्नेटिक मोमेंट, अब इसमें नेट निकालना हो तो क्या करेंगे, तो म्यू m इज इक्वल टू दिस इज माइनस दिस, मतलब V2 माइनस V1, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को की मैग्नेटिक मोमेंट और माइनस, तो जो आपका टोटल। अब सिंस हमारे को पता है कि V1 इज इक्वल टू V2, क्यों, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो इससे क्या हुआ, टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये वाला बेटा दैट इज इक्वल टू 0, बट दिस इज़ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब दूसरा पार्ट आ गया बेटा, जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड में उसको रख दिया, व्हाट हैपन, कहते हैं नाउ लेट अस अप्लाई एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाहर से उसकी वैल्यू B इज इक्वल टू म्यू 0 H, ये हमने ऑलरेडी किया है, सच दैट दिस फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बेटा अब इसको यहाँ से समझेंगे। अब मैथमेटिकली ये सारा कुछ सेम है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर 1 में इस इलेक्ट्रॉन में 2 तरह की फोर्सेज, अब ध्यान रखना, अब मैंने इसको बेटा किस में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा है, और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट के प्लेन में, या इलेक्ट्रॉन का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, उस किसकी डायरेक्शन, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण बेटा, अब मैं इलेक्ट्रॉन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, इसकी वेलोसिटी है V1। अब इस पे जो अब कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, इसको नेट फोर्सेस निकाल लेंगे बेटा। नाउ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन नंबर 1, बेटा मैथमेटिकली मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इसको यहाँ पर समझेंगे। फर्स्ट है आपकी बेटा कूलम फोर्स। कूलम फोर्स मीन्स ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा बेटा, माइनस का, और यहाँ न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा बेटा, प्लस का, ये दोनों की दोनों आपस में अट्रैक्ट करती है, ओके। तो दैट इज़ कॉल्ड FC, इट इज़ कूलम अट्रैक्शन फोर्स, एंड FC इज इक्वल टू क्या है आपको पता है, इट इज़ 1/4πε0 ZE² Z इज़ फॉर, Z क्या है बेटा, इट इज़ द मास ऑफ क्या आपका न्यूक्लियस, और E², ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन ओवर R² में इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों के बीच का डिस्टेंस, R इज़ द रेडियस बेसिकली। अब इसमें बेटा दूसरी, अब ये आपका इनवर्ड लग रही है बेटा। अब दूसरी फोर्स, ये दूसरी फोर्स जनरेट हुई क्यों बेटा, दिस इज़ ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ दिस, ये जो फोर्स है दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, एंड दैट इज़ FM, इट इज़ इक्वल टू EV1B। मैं बेटा अभी इलेक्ट्रॉन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। नाउ ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स आपस में ऑपोजिट है। नाउ द नेट फोर्स ऑपोजिट, ये क्या करती है बेसिकली, ये दोनों फोर्सेस, ये जो है, ये जो नेट फोर्स निकलेगी इन दोनों में से, वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करती है, ठीक है, या ये इसको बोलते हैं इट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ द सेंट्रीपिटल फोर्स, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे दिस इज F1,
इस पे टोटल जो बेटा इफेक्टिव फोर्स है। तो इफेक्टिव फोर्स बेटा यहाँ पर अगेन, अब मैं फिर वापस उसी पे आ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 जो मैथमेटिकल पार्ट है बेटा, ये आपकी बेटा एफ सी है, उसकी वैल्यू ये है। एफ सी मीन्स इट इज़ अ कूलम फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लग रही है। दूसरी फोर्स क्यों आ रही है बेटा? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई की हुई है, वो आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगा रही है उसकी वैल्यू ई वी वन बी। ई इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी वन वेलोसिटी, बी इज़ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है। नाउ द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज़ जस्ट अपोजिट टू दैट कूलम्स फोर्स। मैंने अभी पीछे आपको बताया दोनों की फोर्सेज की आपस में, तो नेट फोर्स निकलेगी तो एफ सी माइनस एफ वन एफ एम, क्योंकि दोनों अपोजिट है। इट इज़ इक्वल टू दिस, ये आपका बेटा कूलम फोर्स, दिस इज़ योर मैग्नेटिक फोर्स। नाउ द डायरेक्शन ऑफ दिस नेट फोर्स इज टूवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इसकी जो नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कहाँ को होगी? टूवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अब ये जो फोर्स है प्रोवाइड करती है, ये बेटा बैलेंस करती है सेंट्रीपिटल फोर्स को, इस इलेक्ट्रॉन नंबर 1। अब यहाँ पर F1 की वैल्यू बेटा ये है, और ये इट इज शुड बी इक्वल टू किसके बराबर होनी चाहिए? mv1 स्क्वायर हो, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू बेटा। ठीक है, ये कहानी आ गई बेटा आपकी F1 की। अब दूसरे की आप समझो, तो इलेक्ट्रॉन नंबर 2 बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को समझना ज़रूरी है बेटा। एक की डायरेक्शन वेलोसिटी की एक तरफ है, दूसरे की डायरेक्शन की वेलोसिटी दूसरी तरफ है। अब इस कारण से क्या होता है कि जो दोनों फोर्सेस जो मैंने अभी एफ सी और एफ एम जो मैंने आपको बताई, ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स न्यूक्लियस हो जाती है। यहाँ पर बेटा एक केस तो ये आपस में माइनस कर देती है, यहाँ पर ये दोनों प्लस हो रही हैं। अब दोनों प्लस होने का मतलब है कि ये इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रहा है अंदर को। अब उसके कारण क्या होता है बेटा, अब नेचुरली इसको बैलेंस कौन करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बेटा? इट इज़ mv2 स्क्वायर ओवर 2r। उसके कारण बेटा ये बैलेंस करने के उसमें ये v2 आपका इंक्रीज कर जाता है इसमें। किसका? इलेक्ट्रॉन नंबर 2 का। अब यहाँ पर मैं फिर अब मैथमेटिकल पार्ट पे जा रहे हैं बेटा। हेयर इट इज़ F2, और ये प्लस इसलिए क्योंकि मैंने बताया ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसको यहाँ प्लस हो गया बेटा, ऊपर माइनस है। इसके कारण क्या होगा कि आपकी V2 जो है वो बढ़ जाती है इसमें। इसका मतलब क्या होगा कि V2 इज़ ग्रेटर देन V1। क्यों? क्योंकि उन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब ये मास बेटा की कांस्टेंट रहता है, रेडियस विल नेवर चेंज। आपका बैलेंस अब चेंज क्या हो रहा है बेटा? बढ़ क्या रहा है? V2। इसका मतलब क्या हुआ? द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज़ मोर देन द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। उसके कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैं अभी आगे मैं बताता हूँ कैसे आएगी बेटा। नाउ कहता है, अब ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 कहता है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, इससे इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास बेटा अगेन ये मैथमेटिकल पार्ट आप करेंगे। नाउ इट विल बी m/r v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इसको बेटा मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे का पार्ट बेटा मैथमेटिकल है, लेकिन फिजिक्स में आपको समझा रहा हूँ। नाउ हेयर v2 और v2 माइनस v1 इज इक्वल टू EBR/m। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा इसको इस तरीके से इसने क्यों किया? क्योंकि ये यहाँ पर कट गया, ये यहाँ से ये कट गया हमारे पास बेटा। अब EB इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इसको R को उधर ले गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? इट इज़ v2 माइनस v1 इज इक्वल टू EBR/m। सिंपल मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स ज़्यादा है बेटा। फिजिक्स मैंने आपको समझाई कि सेकंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्यों ज़्यादा है v1 से, उसके कारण जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट बनेगी उसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी? नाउ अब दस द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस द वेलोसिटीज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये मैं जो बात अभी कर रहा हूँ बेटा। बट द रेडियस दैट इज़ रेडियाई, मतलब दोनों का रेडियस ऑफ द ऑर्बिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम सिंस b इज इक्वल टू μ0h। नाउ द इक्वेशन नंबर 3, ये वाली इक्वेशन कहता है v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ER बेटा, b को इसने μ0h/m एंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज μm। इट इज़ इक्वल टू, ये बेटा पीछे किया मैंने, दैट इज EV2r/2 माइनस EV1r/2। हमने जब इन द एब्सेंस में ये किया ना बेटा, इट इज़ इक्वल टू ER/v1 माइनस v2। अब इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो हमारे पास बेटा क्या आएगा? μm इज इक्वल टू, इसकी जगह बेटा इसने ये वाला पार्ट यूज़ किया, दैट इज ER/2 इट इज इक्वल दिस।
अब मैं भी अभी उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, कहता सिंस दिस V2 इज़ ग्रेटर देन V1 देयर फोर द डायरेक्शन ऑफ म्यू m, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो किस तरफ को होगी बेटा, वो होगी सेकंड इलेक्ट्रॉन की तरफ को, मीन्स नीचे को। नीचे को का मतलब क्या हुआ बेटा, आपकी बी, अभी मैं समझाता हूँ उसको। यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है ये वाला, ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट है बेटा। ये क्यों आई, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा है, उसके कारण क्या हुआ, जो आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट है जब आप माइनस करेंगे तो बच कौन सी जाएगी, बड़ी ये वाली। ओके, तो ये आपका इसकी डायरेक्शन है ऑपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बेटा, अप्लाइड की अपवर्ड, दिस इज डाउनवर्ड। तो इससे क्या होगा बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, सिंस कहते हैं म्यू m2 इज अपोजिट टू बी, तो इसके कारण म्यू m इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस साइन आ गया बेटा, h से अपोजिट, क्योंकि b और h दोनों सेम चीज़ है। नाउ क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए मैं सेम बोल रहा हूँ आपको। दिस रिलेशन, ये जो रिलेशन टेल्स अस दैट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस acquires magnetic moment in a direction opposite to that of applied magnet. In other word, diamagnetic substance get magnetized in the direction opposite to the, वही मैंने बताया क्यों, इस कारण से। अब यहाँ पर कहता है if n is the number of atoms per unit volume of the diamagnetic substance, then the intensity of the magnetization or magnetization vector m is equal to this n, and this is total magnetic moment. इट इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू अभी निकाली बेटा आपने, एंड हेयर m ओवर h इज इक्वल टू xi m, हमें पता है, तो xi m इज इक्वल टू दिस। नाउ दिस इक्वेशन शोज दैट susceptibility, this magnetic susceptibility of diamagnetic substance is independent of its temperature। बेटा यहाँ टेम्परेचर का कहीं मेंशन नहीं है। सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डज नॉट ओबे क्यूरीज लॉ, जो क्यूरी लॉ अभी बेटा पीछे किया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अब इसके बाद है बेटा पैरामैग्नेटिज्म। ये इसकी थ्योरी क्या है, ये थोड़ा आर्टिकल लंबा है इसलिए मैं शिफ्ट कर रहा हूँ बेटा सीधा फेरोमैग्नेटिज्म पर। ये हम अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फेरोमैग्नेटिज्म, ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज़ वन विच इज़ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, सबसे ज़्यादा, ठीक है। और ज़्यादातर जो परमानेंट मैग्नेट है बट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से बनते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म इज़ फाउंड ओनली इन सॉलिड्स, और वो 5 सॉलिड्स बेटा ये जहाँ, और इनके एलॉयज़, फॉर देम द ससेप्टेबिलिटी इज़ पॉजिटिव एंड रिलेटिव परमिबिलिटी इज़ आल्सो मच ग्रेटर देन यूनिटी, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी बेटा आगे हम डिटेल में मैं बताऊँगा, वो आपने करनी है क्योंकि प्रॉपर्टी इसने दी हुई अलग अलग तीनों की। एक तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज़ हीटेड, देन इट्स ससेप्टेबिलिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड इज एट ए सर्टेन critical temperature called Curie's temperature, it does losses its ferromagnetism and वो क्या बन जाते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अभी मैंने जो पीछे बताया, ऑल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर क्या है, बेसिकली पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक टेम्परेचर के बाद वो पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं, लेकिन सारे के सारे पैरामैग्नेटिक वो फेरोमैग्नेटिक नहीं होते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें थ्योरी क्या है, दिस इज़ कॉल्ड डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। डोमेन थ्योरी क्या है बेटा, मान लो ये बेटा ये आपका एक सैंपल लिया है इसने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, और इस सैंपल में आपके ये जो इसने एरियाज़ बनाए हैं, दीज एरियाज़ आर कॉल्ड डोमेन। इन एरियाज़ को बोलते हैं डोमेन। मैं आपको नटशेल में बेटा इनको रीजन को बोलते हैं डोमेन। इस पर्टिकुलर डोमेन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या आपकी उनकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, अलग अलग डोमेन में। मतलब इसमें जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन होंगे या एटम्स होंगे उनकी जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी डायरेक्शन ये है। सिमिलरली यहाँ पर अब ये जो सैंपल है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इस सैंपल में क्या है कि ये जो डोमेन में जो आपकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट है ये अलग अलग आपस में कैंसिल कर देते हैं। ये तो कहानी होगी जब आपने क्या किया, ये डोमेन की बात, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये थ्योरी है इसकी फेरोमैग्नेटिज्म की। अब इसमें कहता है कि जब हमने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो व्हाट हैपन कि ये जो है ना, जब तो मैग्नेटिक फील्ड है आपके वीक जो आपने बाहर से अप्लाई की है, तो ये आपके ज़्यादा अलाइन नहीं हो पाते,
मतलब ये लगभग अपने उसी शेप में रहते हैं, इसलिए क्या होता है कि ये बहुत वीकली मैग्नेटाइज्ड होता है। लेकिन जब आप इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये सारे के सारे जो है इनकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट अलोंग दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। और यहाँ पर इसने इसको ये अब ये सेम डायरेक्शन में हो। फिर ध्यान रखना ये अलग अलग डोमेन में है बेटा, और अलग अलग डोमेन में नंबर ऑफ एटम्स दे में भी डिफरेंट। बट अब यहाँ पर सारे के सारे डोमेन की आपकी क्या होगी बेटा, एक ही डायरेक्शन में होगी क्या। दीज आर द नेट मैग्नेटिक मोमेंट सभी एटम्स की। नाउ इसके कारण क्या होता है, द जो आपका ये जो सैंपल है इट इज़ स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है। अब क्या होगा, अब मैंने बेटा मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया। जब मैंने हटाया तो व्हाट हैपन कि आपके ऑल द डोमेन जितने भी डोमेन्स हैं, मैंने बताया डोमेन्स में जिस उस डोमेन के उस एरिया के अंदर जितने भी आपके एटम्स हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आते जिस जैसे वो पहले थे। वो ज़्यादातर जो है वो आपके उसी पोजीशन में रह जाते हैं, और उस कारण से मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में भी ये जो सब्सटेंसेस हैं ये एज ए मैग्नेट बिहेव करते हैं। एंड ये जो आपका जो मैग्नेटिज्म बच जाता है in the absence of magnetic field, it is called residual magnetism. This is called residual magnetism. Now this is a theory of कि क्या ये थ्योरी है बेटा इसकी आपके जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक जो आपके दैट्स ए प्रॉपर्टी दैट इज इट इज़ फेरोमैग्नेटिज्म, इट इज़ कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म। अब इसमें सेकंड पार्ट क्या है, अगर आप बेटा उस मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं, जब इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं तो ये जो डोमेन जो है जो आपके हैं, अब सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज़ करो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है अब इसमें, ये ऑलरेडी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म में है। जब टेम्परेचर मैंने इंक्रीज़ किया तो वो धीरे धीरे वो जो उनका जो उनकी अलाइनमेंट है वो ब्रेकअप हो जाती है, और ब्रेकअप होने के कारण क्या होता है कि वो सैंपल जो है वो आपका क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिज्म। ठीक है। नाउ अब इसमें क्या बोलता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। एज द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज रेज्ड its internal energy increases, and this increase in internal energy causes all atoms to break loose from their neighbors and at a particular temperature called Curie temperature, जो अभी बात की मैंने, all atomic dipoles of the sample lose their alignment, और ये आपके क्या बन जाते हैं बेटा, ये कन्वर्ट हो जाते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। नाउ दिस इज़ द थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बेटा इसके बाद ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, ये प्रॉपर्टी आप खुद करेंगे। ये प्रॉपर्टी सिंपल थ्योरेटिकल है, इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या डिफरेंस है कई बार ये भी एग्ज़ाम में आया था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बेटा जो आपका जो रिमेनिंग जो बीच का सेक्शन था, क्योंकि वो लंबा है, उसको मैंने एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे, एंड दैट इज़ कॉल्ड द लैंजविन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। आज हम इतना ही करेंगे।